हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर वेरी वेल। माय नेम इज सूरज भटनागर एंड यू आर वाचिंग माय चैनल सूर्य बीएससी क्लासेस। आप सभी का मेरे इस चैनल पर स्वागत है। डियर स्टूडेंट, पिछले वीडियो में हमने बीएससी थर्ड ईयर के सेकंड पेपर से फोर्थ यूनिट की शुरुआत की थी, जिसमें हमने जो पहला चैप्टर था उसका लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम यानी रेखिक प्रोग्रामन समस्या, जिसको हम एलपीपी के नाम से भी जानते हैं, की शुरुआत की थी और उसके सारे जो बेसिक्स थे वो आपको समझाए थे। अब आज हम इस वीडियो में एक एग्जाम्पल के द्वारा उन बेसिक्स को हम कैसे यूज कर सकते हैं किसी एलपीपी को सॉल्व करने के लिए, वो देखेंगे। चलिए चलते हैं हम अपने वीडियो की ओर और समझते हैं कि किसी एलपीपी को हम किस तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, ये एक एग्जाम्पल हम सॉल्व करते हैं जो लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम एलपीपी से रिलेटेड है। सॉल्व द फॉलोइंग एलपीपी बाय ग्राफिकल मेथड, यानी कि नीचे दी गई रेखिक प्रोग्रामन समस्या को ग्राफ की विधि के द्वारा हल कीजिए। इसमें क्या होगा, एग्जाम में हमको ग्राफ पेपर नहीं मिलेगा, कॉपी के ऊपर ही इसको हमें सॉल्व करना है। तो इसके लिए हमको दे रखा है एक ऑब्जेक्ट फंक्शन z, जिसको हम उद्देश्य फलन बोलते हैं, उसको मैक्सिमाइज करना है हमको। तो ये z की एक इक्वेशन दे रखी है। दूसरे हमारे पास ये 3 कंस्ट्रेंट्स हैं, यानी प्रतिबंध है, 3 प्रतिबंध दिए हुए हैं। इसके अलावा x1 ग्रेटर देन और इक्वल 0 और x2 ग्रेटर देन और इक्वल 0, ये 3 नॉन नेगेटिव रेस्ट्रिक्शन है। तो हमको अब इन सभी को यूज करके इसको ग्राफिकल मेथड के द्वारा सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर अब सबसे पहले क्या करेंगे कि जो तीनों प्रतिबंध कॉन्स्टेंट हमको दिए हुए, इन तीनों प्रतिबंधों से हम x1 और x2 की दो वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, जिससे कि हम उन पॉइंटों को कॉपी के ऊपर या ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ कर सकें। तो यहाँ से ये 3 स्ट्रेट लाइन बनेंगी, ये आपस में एक दूसरे को काटेंगी। फिर हमको वहां पर देखना है कि उन तीनों का जो कॉमन एरिया कौन सा है, उससे हमें z को मैक्सिमाइज करना है। चलिए सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं इसको किस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम जो हमको 3 कंस्ट्रेंट दिए हुए हैं, इनको इक्वेशंस मान लेते हैं। मान लिया ये पहली इक्वेशन हो गई, ये सेकंड इक्वेशन हमने मान ली और ये थर्ड इक्वेशन मान ली। फ्रॉम द फर्स्ट इक्वेशन फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट, तो देखिए अब x1 प्लस x2, इसको इक्वेशंस मान के सॉल्व करेंगे x1 और x2 के लिए। तो यहां पर हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमको x1 और x2 की मिनिमम 2 वैल्यू फाइंड आउट करनी है, जिनको हम ग्राफ पेपर के ऊपर ड्रॉ करके इस स्ट्रेट लाइन के लिए एक लाइन ड्रॉ करेंगे। इस तरीके से हमने ये एक टेबल बना लिया और इसमें हमने x1 और x2 ले लिया। बिल्कुल सिंपल मेथड है, एक बार x1 को 0 कर देंगे और एक बार x2 को 0 कर देंगे और वैल्यू देख लेंगे। तो अगर हम x1 को 0 करते हैं तो x2 इक्वल टू 4 हो जाएगा और x2 को 0 करते हैं तो x1 इक्वल टू 4 हो जाएगा। तो यहां से हमारे पास 0 4 और 4 0, ये 2 पॉइंट आ गए हैं इक्वेशन नंबर 1 के लिए। इसी तरीके से अब इक्वेशन सेकंड को हम यहां पर लेते हैं। फ्रॉम द इक्वेशन 2, और इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास है 3x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 24। इसके लिए भी हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें हमको मिनिमम 2 पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं, जैसे हमने ऊपर किए थे। तो किसी भी स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए मिनिमम 2 पॉइंट्स की आवश्यकता होती है।
जिनको हम प्रारंभिक और अंतिम बिंदु बोल सकते हैं, और उन बिंदुओं को मिलाते हैं तो एक स्ट्रेट लाइन बन जाती है। देखिए यहाँ पर x1 को 0 करना है और x2 को 0 करना है अलग अलग पॉइंट्स में। जब हम x1 को 0 करेंगे तो 8x2 इक्वल टू 24 रहेगा, तो x2 की वैल्यू 3 आ जाएगी, और x2 को 0 कर देंगे तो ये 0 हो जाएगी सेकंड टर्म, और 3x1 इक्वल टू 24 यानी कि x1 की वैल्यू 8 आ जाएगी। तो यहां पर हमारे पास 2 पॉइंट आ गए, 0 3 और 8 0। अब हम थर्ड इक्वेशन ले लेते हैं। 10x1 प्लस 7x2 35। थर्ड नंबर की इक्वेशन ली हमने। 10x1 प्लस 7x2 7x2 इक्वल टू 35। अब देखिए यहां पर इसके लिए हम दो मानों को फाइंड आउट करेंगे। अगर मान दशमलव में भी आते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, हम कॉपी पर उसको आईडिया से ड्रॉ कर लेंगे, इसलिए x1 और x2 को एक एक बार 0 कर देंगे। तो यहाँ पर ये x1 हो गया, ये x2 हो गया, तो x1 को 0 करेंगे और x2 को 0 करेंगे। तो देखिए यहाँ पर जब हम x1 को 0 करेंगे तो 7x2 इक्वल टू 35 रहेगा, तो x2 की वैल्यू यहाँ से 5 आ गई, और जब x2 को 0 करेंगे तो 10 से इसको डिवाइड करेंगे तो 3.5 इसकी वैल्यू आ जाएगी। तो यहां से हमको 2 पॉइंट फाइंड आउट हो गए, 0.5 और 3.50। तो ये हमारे पास जो 3 कांस्टेंट हमको दिए हुए थे उन पर हमने ये पॉइंट निकाल लिए। अब इसको हम एक ग्राफ पेपर के ऊपर सॉल्व करके देखते हैं। तो देखिए अभी हमने यहाँ पर तीनों जो कांस्टेंट्स हमको दिए हुए थे उनसे पॉइंट फाइंड आउट कर लिए। अब हम इसको एक पेपर के ऊपर ड्रॉ करते हैं, इन पॉइंट्स को, जो भी हमारे पास तीनों कांस्टेंट्स जो थे उनसे हमने पॉइंट निकाले। तो इसके लिए हम इसको ड्रॉ करते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम 2 एक्सेस बना लेते हैं। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आराम आराम से करके चलना है। देखिए ये हमने 2 एक्स बना लिए। वैसे तो हम इनको एक्स अक्ष और वाई अक्ष बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर x1 और x2 दिया हुआ है, इसलिए इनको हम x1 और x2 से रिप्रेजेंट करेंगे। ये x1 और x2 हो गया, ये हमारे पास 0 हो गया। यहाँ पर हमको इनके पॉइंट्स अब करने हैं। तो जो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी उसके अंदर पॉइंट थे हमारे पास 0 4 और 4 0। तो 0 4 का मतलब है x1 अक्ष के ऊपर 0 और x2 पर 4। तो हम आ जाते हैं, मान लीजिए कि इस जगह पर कहीं 4 हो जाएगा। तो ये पॉइंट हो गया 0 4। अब इतनी ही दूरी पर मान लीजिए हमने यहां पर ले लिया 4 0। अब हम इन दोनों को मिला लेते हैं। तो जो फर्स्ट वाला इक्वेशन है उसकी लाइन ड्रॉ हो जाएगी। ये देखिए, तो ये फर्स्ट नंबर का कांस्टेंट्स हमारा ड्रॉ हो गया। चलिए अब जो इक्वेशन हमारे पास थी वहां पर लेस देन का साइन है फर्स्ट इक्वेशन में। तो लेस देन के साइन का सीधा सा मतलब है कि हमको जो लाइन है उससे बिलो द लाइन आना है, यानी ओरिजिन की तरफ इसका फेसिबल एरिया होगा, यानी मूल बिंदु की तरफ होगा। तो यहां से हम एक आइडिया के लिए केवल एक एरो का साइन लगा लेते हैं, जिससे हमें पता रहे कि इसका जो फेसिबल एरिया है वो नीचे की तरफ है। अब सेकंड इक्वेशन जो हमारे पास थी उसके पॉइंट हमारे पास हैं 0 3 और 8 0। तो 0 3 हम मान लीजिए
इस जगह पर कहीं ले लेते हैं, ये 03 हो जाएगा। और 80 का मतलब यहां पर कहीं ले लेंगे हम, इसको और थोड़ा सा आगे बढ़ा लेते हैं और मान लीजिए कि यहां पर हो जाएगा 8। तो इन दोनों पॉइंट्स को मिला देते हैं हम, तो सेकंड वाला जो हमारा कॉन्स्टेंट्स है वो ड्रॉ हो जाएगा। ये देखिए, ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया होगा सबके। ये सेकंड कांस्टेंट हमने यहां पर ड्रॉ कर लिया और इसका भी जो एरिया है वो लेस देन की वजह से नीचे की तरफ ही रहेगा, ओरिजिन की तरफ, बिलो द लाइन। अभी तक हमने जो दो रेखाएं बना ली है यहां पर, इनके फेसिबल एरिया के बारे में अगर हम देखें तो हमको फेसिबल सॉल्यूशन पहले फाइंड आउट करना पड़ेगा। और फेसिबल सॉल्यूशन का सीधा सा मतलब है कि कॉमन एरिया छांटना है हमको जो सभी रेखाओं में आता हो। तो देखिए दोनों रेखाओं के अंदर जो फेसिबल एरिया है वो नीचे की तरफ है, तो यहां पर ये वाला जो एरिया है ये केवल सेकंड नंबर की इक्वेशन के नीचे आ रहा है, फर्स्ट नंबर की इक्वेशन के नीचे नहीं आ रहा है, इसमें ये एरिया शामिल नहीं है, इसलिए ये फेसिबल सॉल्यूशन नहीं है, फेसिबल रीजन नहीं है। इसी तरीके से इधर वाला जो ये एरिया है ऊपर का, ये फर्स्ट नंबर की जो इक्वेशन है उसके नीचे का एरिया है उसमें आ रहा है, लेकिन सेकंड नंबर की जो इक्वेशन है उसके एरिया में ये शामिल नहीं है, तो ये भी फेसिबल एरिया इनका नहीं होगा। तो इस तरीके से इसको हम छोड़ देंगे। तो अब देखिए थर्ड नंबर का जो कांस्टेंट हमारे पास बचा है उसके ऊपर हमारे पास पॉइंट थे 0.5 और 3.50। अब हमको ये दोनों पॉइंट इसके अंदर ड्रॉ करने हैं, तो 0.5 हमारे पास यहाँ ऊपर कहीं हो जाएगा इस जगह पर, और 3.5 को हमें यहीं पर कहीं लेना पड़ेगा, 4 से थोड़ा सा कम। इनको मिला देते हैं पॉइंट्स को। तो ये हमारे पास थर्ड नंबर का कांस्टेंट्स आ गया। तो अब देखिए हमने तीनों जो हमारे पास इक्वेशंस थी उन तीनों को यहां पर ड्रॉ कर लिया। अब ये जो थर्ड नंबर की जो हमने रेखा बनाई है इसमें भी लेस देन का साइन है, तो इसका जो भी फेसिबल एरिया होगा वो भी नीचे की तरफ होगा। तो अब यहां पर हमको इजीली दिख रहा है कि जो तीनों रेखाएं हमारे पास बनी हुई है उन तीनों रेखाओं में ये जो नीचे का क्षेत्रफल आ रहा है ये वाला, ये एरिया, ये फेसिबल एरिया है, इसको हम फेसिबल रीजन बोलेंगे, यानी सुसंगत हल क्षेत्र जो तीनों रेखाओं में आ रहा है। तो इस सुसंगत हल क्षेत्र को बनाने के लिए पॉइंट्स कौन कौन से यूज हो रहे हैं वो हमें देखने हैं। तो यहां पर जो पॉइंट्स यूज हो रहे हैं अभी यहां पर जो हमारे पास फेसिबल एरिया है इसको हम हाईलाइट कर लेते हैं जिससे आसानी से दिख सके कि कौन सा हमारे पास फेसिबल एरिया है। तो ये फेसिबल एरिया या इसको हम फेसिबल रीजन बोल सकते हैं। तो देखिए ये हमारे पास फेसिबल रीजन हो गया जो हमने पीले कलर से हाईलाइट किया है। अब इसको बनाने के लिए पॉइंट्स कौन कौन से काम में आ रहे हैं, इसको बनाने के लिए एक तो ये वाला पॉइंट काम में आ रहा है, एक ये वाला पॉइंट काम में आ रहा है। पॉइंट्स का मतलब इस फेसिबल रीजन को बनाने के लिए कोने कौन कौन से यूज हो रहे हैं, तो एक कोना इस जगह पर है, ये कोना काम में आ रहा है, और एक ये वाला पॉइंट है इस फेसिबल रीजन को बनाने के लिए, तो ये पॉइंट हमको निकालना है।
तो इसके लिए हमको अब इन चारों पॉइंट्स की कोऑर्डिनेट्स मालूम करने होंगे। इसको हम ए मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट हम बी ले लेते हैं, ये पॉइंट सी हो जाएगा और ये वाला पॉइंट डी हो जाएगा। अब हमको ए बी सी डी के पॉइंट्स मालूम करने हैं, जिसमें से हमारे पास ए और डी तो पहले से ही है। ए वाला जो पॉइंट है वो 3.5 और 0 है और डी वाला पॉइंट 30 है, तो दो पॉइंट हमारे पास पहले से ही है। अब बी और सी हमको फाइंड आउट करना है। चलिए ए इक्वल टू हमारे पास है 3.50 और डी इक्वल टू हमारे पास है, ये पहले से ही हमारे पास जो ग्राफ में हमको साफ नजर आ रहा है 30। तो हमको बी और सी फाइंड आउट करने, तो बी हमको दिख रहा है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और थर्ड का इंटरसेक्शन पॉइंट है बी। तो इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, तो पहली और तीसरी इक्वेशन को हम यूज करते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास है x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 और थर्ड इक्वेशन हमारे पास है 10x1 प्लस 7x2 इक्वल टू 35। इन दोनों इक्वेशन को हम सॉल्व करके x1 और x2 की वैल्यू यहां से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सॉल्व होने के बाद x1 और x2 की जो वैल्यू यहां पर आएंगी, अगर हम ऊपर वाली इक्वेशन को 7 से मल्टीप्लाई करके माइनस करें तो ये 7x2 और 7x2 वाला पद माइनस हो जाएगा और 10x1 में से 7x1 माइनस हुए तो 3x1 बचेगा और यहाँ पर ये 4 को 7 से गुणा करेंगे तो 28 हो जाएगा और 35 में से जब 28 को घटाया हमने तो हमारे पास 7 बचेगा। तो 7/3 का मतलब 2.3 के लगभग ये वाला पॉइंट आएगा और 2.3 को जब यहां पर रखेंगे हम 2.34 के लगभग कुछ ऐसा आएगा। तो हम 2.4 ले सकते हैं क्योंकि दशमलव के आगे तक की संख्या जाएगी उसमें, तो हम इसको 2.4 ले लेते हैं और 2.4 को जब x1 की जगह रखेंगे तो x2 की वैल्यू 1.6 हो जाएगी। तो देखिए डियर स्टूडेंट्स, ये हम जब फर्स्ट और थर्ड कॉन्स्टेंट्स को सॉल्व करेंगे तो x1 और x2 की वैल्यू हमारे पास लगभग में 2.3 और x2 की वैल्यू 1.6 आ जाएगी। तो ये हमारे पास b पॉइंट हो जाएगा। तो यहाँ हम लिख सकते हैं b इक्वल टू हो जाएगा 2.3 और 1.6। तो ये दो वैल्यू हमारे पास आ गई। अब हमको निकालना है पॉइंट C और C पॉइंट हमको यहाँ पर चित्र में दिख रहा है ग्राफ में कि ये फर्स्ट और सेकंड जो इक्वेशन है उसका इंटरसेक्शन पॉइंट है। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को लेकर के अब हम एक और इंटरसेक्शन पॉइंट निकालते हैं। देखिए फ्रॉम द इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट इक्वेशन जो है हमारे पास वो तो x1 प्लस x2 इक्वल टू 4 है और जो सेकंड इक्वेशन है हमारे पास वो 3x1 प्लस 8x2 इक्वल टू 24 है। अब यहां पर जब हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व करेंगे तो जैसे मान लीजिए इस ऊपर वाली इक्वेशन को हम 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 3x1 से 3x1 माइनस करने पर कैंसिल आउट हो जाएगा और 8 में से 3 को माइनस करेंगे तो 5x2 और इधर ये 12 इसमें से माइनस करेंगे तो 12 बचेगा 24 में से घटने के बाद। तो 5x2 इक्वल टू 24 होगा। तो x2 की वैल्यू हमारे पास
यहाँ पर 2.4 आ जाएगी। और 2.4 को जब हम यहाँ पर x2 की जगह पर ये ऊपर वाली इक्वेशन में रखेंगे और माइनस करेंगे 4 में से ले जा करके, तो x1 की वैल्यू 1.6 आ जाएगी। तो इस तरीके से हम इन दोनों लाइंस को सॉल्व कर सकते हैं इजीली। तो ये हमारे पास यहाँ से C पॉइंट आ जाएगा। तो C पॉइंट अपने पास आ गया 1.6 और 2.4। तो यहां पर अब हमारे पास चारों पॉइंट आ गए। अब इन चारों पॉइंटों से हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालना है। देखिए यहां पर तीन चीजें समझने की है कि ये जो एरिया हमारे पास है, इसको अगर हम O बिंदु मान लेते हैं, तो जो एरिया हमारे पास है OABCDO, ये जो बंद एरिया हमको मिल रहा है, इस एरिया को बोलते हैं फिजिबल रीजन, यानी सुसंगत हल क्षेत्र। फिजिबल रीजन यानी कि इन सभी रेखाओं का कॉमन एरिया है ये वाला। अब ये जो पॉइंट हमारे पास है A, B, C और D, ये चारों पॉइंट फिजिबल सॉल्यूशन है, यानी सुसंगत हल है ये चारों पॉइंट। लेकिन प्रश्न के हिसाब से हमको मैक्सिमाइज या मिनिमाइज जो भी करना हो, तो इन चारों पॉइंट में से किस पर वो मैक्सिमाइज हो रहा है या किस पर मिनिमाइज हो रहा है, वो पॉइंट कहलाएगा ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी इष्टतम हल। अभी तो ये चारों फेसिबल सॉल्यूशन है, लेकिन हमको निकालना है ऑप्टिमल सॉल्यूशन। तो ऑप्टिमल सॉल्यूशन चारों में से कोई एक होगा प्रश्न के अकॉर्डिंग। जैसे हमको इस क्वेश्चन के अंदर मैक्सिमाइज करना है z को, तो इन चारों पॉइंट्स में से z मैक्सिमम किस पर है, वही पॉइंट ऑप्टिमल सॉल्यूशन कहलाएगा। अभी तो ये चारों फेसिबल सॉल्यूशन है और ये जो इनका कॉमन एरिया है ये फेसिबल रीजन है। तो अब हमको ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालने के लिए ये A, B, C और D जो पॉइंट है, इनके लिए एक और टेबल बना लेते हैं। देखिए अब ये ऊपर हमने जो चारों पॉइंट्स निकाल लिए हैं A, B, C, D, इन चारों पॉइंट्स के लिए अब हम z की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और उसके लिए भी एक छोटी सी सारणी बनेगी। तो देखिए फॉर दी ऑप्टिमल सॉल्यूशन यानी इष्टतम हल के लिए ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो इष्टतम हल के लिए हमको एक छोटी सी सारणी बना लेते हैं। देखिए हमने ये एक सारणी बना ली है, यहां पर हमको z की वैल्यू पुट करनी है। तो z बराबर हमारे पास है, z बराबर हमारे पास है 5x1 प्लस 7x2। z की जगह पर हम लिख लेंगे 5x1 प्लस 7x2। यहां पर हमारे पास जो पॉइंट्स थे उन पॉइंट्स को लिखना है, जिसमें हमारे पास A, B, C, D चार पॉइंट है। तो A वाला जो पॉइंट था वो है 3.5 और 0। B वाला जो पॉइंट है वो है 2.3 और 1.6, ये लगभग में थे पॉइंट्स। C वाला जो पॉइंट है हमारे पास वो है 1.6 और 2.4, और D वाला जो पॉइंट था हमारे पास वो है 0.3। देखिए ये चारों पॉइंट हमने यहां ले लिए। अब इन चारों पॉइंट्स के ऊपर z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं हम। तो सबसे पहले पहला पॉइंट इसमें अप्लाई करेंगे, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 3.5 प्लस 7 इंटू 0। इसको सॉल्व किया तो ये हो जाएगा 17.5। सेकंड को जब अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 5 इंटू 2.3 प्लस 7 इंटू 1.6। तो इसकी वैल्यू हमारे पास आएगी
5 इंटू 22.3 हो जाएगा हमारे पास 11.5 और तो इन दोनों को ऐड करेंगे 22.7 के लगभग ये आ जाएगा। थर्ड को जब हम लेंगे तो 5 इंटू 1.6 प्लस 7 इंटू 2.4 तो पहला तो हो जाएगा 8.0 और ये दूसरा हो जाएगा यहां पर 16.8 यानी कि 24.8 और थर्ड को जब लेंगे तो 5 इंटू 0 प्लस 7 इंटू 3 यानी 21। अब यहां पर हमको मैक्सिमाइज करना है z को, तो इन सभी में ये वाला जो पॉइंट है ये मैक्सिमाइज है, तो हम इसको यहां पर एरो का साइन करके इसको मैक्सिमाइज लिख सकते हैं। तो ये मैक्सिमम वैल्यू है जो हमको फाइंड आउट करनी थी। अगर मिनिमम वैल्यू फाइंड आउट करनी होती तो 17.5 को लेते, अभी 24.8 रहेगी। तो यहां पर हम अब आंसर लिख सकते हैं हमारा कि सारणी से स्पष्ट है कि z का अधिकतम मान कौन से बिंदु पर आया है, वो बिंदु हमको यहां पर मेंशन करना पड़ेगा। तो वो बिंदु है हमारे पास 1.6, 2.4 पर 24.8 प्राप्त होता है। तो ये हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन हो जाएगा। लास्ट में हम पॉइंट्स और ऑप्टिमल सॉल्यूशन लिख सकते हैं। Thus the optimal solution is x1 equal to 1.6, x2 equal to 2.4 and maximum z equal to 24.8। तो ये तीनों हमारे इसके हल हो गए जो हमसे प्रश्न में पूछे थे। तो इस तरीके से हम ग्राफिकल मेथड के द्वारा किसी भी एलपीपी को सॉल्व कर सकते हैं। बिल्कुल इजी है, इसको ध्यान से आप अपने से करके देखिए। फिर भी अगर कोई डाउट रह जाता है तो कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान हो जाएगा। और बिल्कुल ध्यान से और धीरे धीरे करके देखने की आवश्यकता है। इस चैप्टर में से एक क्वेश्चन एग्जाम में निश्चित आता है। वैसे तो इस यूनिट के अंदर 3 चैप्टर हैं, लेकिन इस चैप्टर में से निश्चित एक क्वेश्चन यूनिट में आता है। तो इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर। थैंक यू।